हेलो स्टूडेंट्स, तो हम ऑक्साइड्स के बारे में बातें कर रहे थे और मैंने बाइनरी जो कंपाउंड्स हैं मैं आपको बता चुकी थी कि जो बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं उनमें बाइनरी नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कि उसमें दो चीज़ें होंगी। कौन कौन से होंगे? एक तो बाइनरी, बाई मतलब टू। ठीक है, तो दो अंगों से मिलकर बनते हैं, जिनमें एक तो कौन होगा? ट्रांजिशन मेटल, संक्रमण तत्व, और दूसरा कौन होगा? कोई भी अधातु हो सकती है। ठीक है, और इस अधातु की जो विद्युत ऋणता होती है ट्रांजिशन मेटल की जो संक्रमण तत्व की विद्युत ऋणता होती है वो अधातु की विद्युत ऋणता से कम होनी चाहिए। ठीक है, हम बाकी का चीज़ें मैं आपको बता चुकी थी। ऑक्साइड्स के बारे में हम पढ़ रहे थे कि जो ऑक्साइड्स हैं वो किस तरीके से बनते हैं। तो बाकी के जितने भी स्कैंडियम को छोड़कर बाकी के जितने भी कंपाउंड्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, ये सारे के सारे परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। तो ये एक से अधिक ऑक्साइड का निर्माण करेंगे, लेकिन जो स्कैंडियम होता है वो केवल एक ही ऑक्साइड का निर्माण करता है। ठीक है, तो देखो स्कैंडियम ऑक्साइड कैसे बनाएंगे मैं आप लोगों को वो भी बता देती हूँ। स्कैंडियम के पास इसके पास एक ही ऑक्सीकरण अवस्था होती है। ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाता। क्यों नहीं दर्शाता? क्योंकि ये एस ब्लॉक के बिल्कुल नज़दीक है। ठीक है, अब इसका जब अगर हम देखें तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखना चाहें तो 3d14s2। इसके पास 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये तीनों के तीनों संयोजी इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है? +3 में। ऑक्सीजन के ऊपर आपको पता है कितना चार्ज होता है? -2। जब हम कोई भी यौगिक बनाते हैं ना तो उसको हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं कि जो ऑक्सीजन का जो चार्ज है उसको तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? स्कैंडियम से, और जो स्कैंडियम वाला चार्ज है उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? ऑक्सीजन से। तो इसका जो यौगिक बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, Sc2O3। ठीक है, इसमें बताया भी गया है कि यहाँ इसका केवल और केवल एक ही ऑक्साइड Sc2O3 यौगिक बनता है। ठीक है, बाकी के सारे जो तत्व होते हैं वो एक से अधिक ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। ठीक, जैसे टाइटेनियम है उसकी जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? +2, +3 एंड +4। तो वो TiO का निर्माण करेगा, Ti2O3 का निर्माण करेगा और TiO2 का भी निर्माण करेगा। लेकिन हमने क्या पढ़ा था? ये ऑक्सीकरण अवस्था के ऊपर ही निर्भर करता है। ठीक है, लेकिन हमने क्या पढ़ा था कि जब हम कहाँ तक गए थे? मैग्नीज तक गए थे। तो यहाँ पर अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्थाएँ अधिक स्थायी थी। ठीक है, लेकिन जब हम मैग्नीज से आगे गए, देखो मैंने आपको बताया भी था कि स्कैंडियम से जब हम कहाँ तक जाते हैं? मैग्नीज तक, और लास्ट में हम कहाँ तक जाते हैं? कॉपर तक जब जाते हैं। तो यहाँ तक तो हाईएस्ट ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी थी, अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी थी, लेकिन यहाँ पर निम्नतर ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी है। ठीक है, वो क्यों है वो मैं आपको बता चुकी हूँ, बहुत बार रिपीट किया है मैंने, हर एक वीडियो में रिपीट किया होगा। तो यहाँ से क्या होगा? देखो इसका +4 वाला जो ऑक्साइड बना हुआ है वो अधिक स्थायी है, जो डार्क में है वो तो अधिक स्थायी है और जो लाइट में है वो कम स्थायी है। ठीक है, तो इसका +4 वाला, वेनेडियम का +5 वाला, क्रोमियम का केवल और जो +2 और +3, क्योंकि क्रोमियम से ही स्टार्ट हो जाते हैं 3D में जाने। तो 3D कोर में जब जाने धीरे धीरे शुरू हो जाते हैं तो इसका मतलब यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। ठीक है, मैग्नीज का Mn2O7 +7 वाला, और उसके बाद आयरन में फिर धीरे धीरे केवल और केवल +2 वाले ऑक्साइड्स हैं वो ही अधिक स्थायी हैं। ठीक है, तो कंपाउंड आप बना लोगे कि जैसे टाइटेनियम का +2 का अगर आप बनाओगे तो ऑक्सीजन के ऊपर भी कितना है? -2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, Ti2O2। इसको मैं क्या भी लिख सकती हूँ? TiO। अगर इधर +3 होगा, Ti का कितना होगा? +3, और ऑक्सीजन का कितना होगा? -2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या बनेगा? Ti2O3। ठीक है, Ti का और ऑक्सीजन, अगर इसका +4 है और इसका -2 है तो इधर जाओगे तो Ti और O2 और O का 4, तो इसको यहाँ ऐसे लिख सकते हैं TiO2, 2 से काट दो, 2 दूनी 4। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड आप बना लोगे, आई होप। ठीक है, तो इसका देखो
टाइटेनियम का +4 जो ऑक्सीकरण अवस्था है उसका बनता है TiO2। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी बिल्कुल कि यहाँ से जो अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था वाले हैं वो मैग्नीज तक अधिक स्थायी होंगे, लेकिन मैग्नीज के बाद हैं वो कम ऑक्सीकरण अवस्था वाले ऑक्साइड भी अधिक स्थायी होते हैं। ठीक है, ये देखो लास्ट में 2 वाले ही अधिक स्थायी हैं। इनकी जो रिलेटिव स्टेबिलिटी है इसमें यही बताया गया है कि सारणी इसमें श्रृंखला के आरंभ में वर्ग ऑक्सीकरण अवस्था ही सर्वाधिक स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है और अंतिम तत्वों के लिए +2 अवस्था का स्थायित्व अधिक होता है, जैसा कि पूर्व में भी बताया जा चुका है। ठीक है, अब उसके बाद ये यहाँ तक आप पढ़ना और जो स्ट्रक्चर है वो इसको छोड़ देना, स्ट्रक्चर आपके लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद हम चलते हैं कि इसकी जो रिलेटिव स्टेबिलिटी है, इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर, अब कोऑर्डिनेशन नंबर भी मेरे हिसाब से आप सभी को पता होगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर की आपको एक डेफिनेशन पता होना चाहिए। बाकी यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर का कोई रोल नहीं है, तो आप इसको भी छोड़ देना कि कोऑर्डिनेशन नंबर की एक छोटी सी डेफिनेशन है और वो शायद मैंने आपको फर्स्ट ईयर में भी कभी बताई होगी कि जो भी धातु परमाणु अपने चारों तरफ जितने लिगैंड को घेरे हुए रखता है वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। कि अगर किसी धातु के साथ 2 लिगैंड जुड़े हुए हैं तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 2। अगर किसी के साथ 3 जुड़े हुए हैं तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3। अगर किसी के साथ 4 जुड़े हुए हैं तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4, और अगर 5 जुड़े हुए हैं तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 5। ठीक है, बस आपको इसमें इतना ही याद रखना है, ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। ठीक है, अब उसके बाद हमने देखो ये दिखाया है कि ऑक्सीकरण अवस्थाओं की भी जो रिलेटिव स्टेबिलिटी है वो कैलकुलेट की हुई है, और ये डायग्राम आपको देखते ही नज़र आ भी गया होगा कि ये कौन है, लैटिस एनर्जी कैलकुलेट कर रखी है किसके थ्रू, बोर्न-हैबर साइकिल के थ्रू। फर्स्ट ईयर वाले नोट्स में जाके देखना, फर्स्ट यूनिट में आयनिक सॉलिड्स के अंदर मैंने आपको अच्छे से करवाई है ये NaCl की स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो ये वहाँ से इसका कोई रोल यहाँ पर नहीं है, आपसे इस पोर्शन पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन वाली बात थी जो आगे हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता रही हूँ, बाकी फिर आपको छोड़ देना है। ठीक है, तो ये बोर्न-हैबर साइकिल से हमने चालक ऊर्जा कैसे कैलकुलेट करी थी, कैसे उसकी गणना करी थी, वो सब चीज़ें मैंने आपको अच्छे से फर्स्ट ईयर में समझाई हुई हैं। ठीक है, कि क्या आयनन ऊर्जा होती है, क्या ऊर्ध्वपातन ऊर्जा होती है, वो सारी चीज़ें समझाई हुई है मैंने। ठीक है, फिर उसी तरीके से फिर से वापस उसी में आ गए कि ऑक्सीकरण अवस्था की ज्यामिति, समन्वय संख्या, ये सब चीज़ें आपको पता ही है कि अगर समन्वय संख्या क्या होती है कि किसी लिगैंड से कोई भी जो धातु है कितने लिगैंड से सराउंडेड है। ठीक है, अगर 2 लिगैंड से सराउंडेड है तो उसकी जो ज्यामिति होगी वो कैसी होगी, लीनियर होगी। 3 से है तो ट्राइगोनल प्लेनर, 4 से है तो या तो चतुष्फल की होगी या वर्गाकार समतलीय होगी। 5 लिगैंड से सराउंड है तो कैसी होगी, त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय, और 6 से है तो कैसी होगी, अष्टफलकीय। ठीक है, तो बस यहीं तक था। और उसके बाद बाकी के ये जो क्वेश्चंस बनते हैं तो इन क्वेश्चंस के लिए मैं आपको कल एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें सारे के सारे क्वेश्चंस का आपको सॉल्यूशन मिलेगा, बिल्कुल अच्छे से सॉल्यूशन दूंगी मैं। ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इनको एक को भी मत छोड़ के जाना। अगर आप इनको पढ़ के देखोगे क्वेश्चन को कि संक्रमण धातु संकुल निर्माण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होते हैं, ऐसा क्यों होता है कि जो ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं वो मच सूटेबल होते हैं फॉर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, कि वो बहुत सारे यौगिकों का निर्माण कर सकते हैं। और मैंने शायद आपको बताया भी होगा कि जो संक्रमण धातुएं होती हैं वो बहुत सारे संकुल निर्माण करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टेट्राहेड्रल भी बनाती हैं, ऑक्टाहेड्रल भी बनाती हैं। ऐसा क्यों होता है कि जब अगर टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल इस तरीके से बनाती हैं, ये बहुत सारे एक ही धातु है, वो टेट्राहेड्रल भी बना रही है, वो ऑक्टाहेड्रल भी बना रही है, वो स्क्वायर प्लेनर भी बना रही है, मतलब एक ही धातु है वो 3-3 तरीके के यौगिक बनाती है। क्यों बनाती है, क्योंकि वो एक से ज़्यादा ऑक्सीकरण अवस्थाएँ प्रदर्शित करता है, जिसकी वजह से वो एक से ज़्यादा संकुल निर्माण के लिए उपयुक्त होती हैं। ठीक है, अब उसके बाद है देखो इन दोनों को छोड़ो, इनको मैं कल की वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी आपको अच्छे से। ठीक है, ये एक क्वेश्चन करवाऊँगी, उस एक क्वेश्चन से आपको सारे क्वेश्चन सोल्व करवा दूँगी। उसके बाद देखो संक्रमण धातु में उच्चतम घनत्व किस तत्व का होता है। संक्रमण धातु में सबसे हाईएस्ट डेंसिटी की मैंने क्या बताया है कि जितनी भी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो स्कैंडियम से मैग्नीज तक तो बढ़ती हैं और उसके बाद क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती हैं। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, मैग्नीज का होगा।
ठीक है। कौन सा डी ब्लॉक तत्व कमरे के ताप पर द्रव है? आपको पता है कौन सा है? मरकरी। और मरकरी को किस में फिल किया जाता है? किस में फिल किया जाता है? थर्मामीटर में। ठीक है। अब उसके बाद देखो ये फिर से ये क्वेश्चन आ गया कि Cu+, इसका मैंने एग्जांपल आपको पीछे भी दिया है कि Cu+, और किसी ने रिप्लाई नहीं किया। मैंने ये बोला था कि ये आपका होमवर्क है कि Cu+ है वो इज़ मोर Cu+2 इज़ मोर स्टेबल दैन Cu+। ऐसा क्यों होता है? होना चाहिए Cu+ स्टेबल 3D10, लेकिन होता कौन है? Cu+2। ठीक है। आप ही दोगे इसका आंसर, नहीं आता है तो फिर मेरे से पूछना। CD और HG का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, ये आपने आप लिखोगे। आवर्त सारणी में सेकंड B समूह के तत्व संक्रमण तत्व नहीं कहलाते हैं, ऐसा क्यों होता है? थर्ड B से जो लास्ट में चलते हैं Zn, CD और HG सेकंड B के तत्व होते हैं। ठीक है। तो Zn, CD और HG को हम क्यों नहीं कहते? क्योंकि इसका जो D इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो D10 फुली फिल्ड होता है, जिसकी वजह से हम इनको संक्रमण तत्व की श्रेणी में नहीं रखते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर ये सारे रिपीट होते हैं क्वेश्चन। ठीक है। तो ये मैं इन क्वेश्चंस को कुछ एक मैंने बता भी दिए हैं आपको, और कुछ एक जैसे क्रोमियम और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। मैंने जब फर्स्ट वीडियो करवाई थी तो आई होप सभी को याद भी होगा कि क्रोमियम और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास थोड़ा चेंज हुआ था। क्यों हुआ था वो? क्योंकि उनके स्थायित्व के अनुसार कि अर्धपूरित या जो पूर्णपूरित कक्षक होते हैं वो अधिक स्थायी होते हैं एज़ कम्पेयर टू पार्शियल फील्ड, आंशिक रूप से भरे हुए कक्षकों की बजाय। ठीक है। और ये फिर मैंने बोला कि जो एक क्वेश्चन करवाऊंगी मैं उसी क्वेश्चन में सारे आपको बताती चलूँगी कि Cu+2 आयन रंगीन वाले, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, वो सारी चीज़ें फिर मैं उसी में कैलकुलेट करवा दूँगी। मैग्नेटिक मोमेंट, ये सारी चीज़ें फिर मैं उसी में करवा दूँगी कल एक क्वेश्चन में। ठीक है। ये अलग से है, ये मैं कल आपको लिखवा दूंगी कि मैग्नीज थायोसाइनेट की ज्यामिति कैसी होती है। बाकी इन क्वेश्चन से बाहर आपको पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठीक है। तो कल की जितना मैंने आज जितने क्वेश्चन ये 2-4 मैंने करवाए हैं, इनको आप आज नोट कर लेना और बाकी को मैं कल नोट करवा दूँगी। क्लियर?